विधानसभा 2024 के राजनीतिक चुनाव समाप्त होकर 2 दिन बीत चुके हैं और राज्य में किसकी सरकार स्थापित होगी इस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। चुनाव का प्रचार करते वक्त राज्य के अलग अलग शहरों में बड़े रोमांचक नज़ारे देखने को मिले। तो आइए थोड़ी इस बात पर नजर डालते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिससे राज्य की पूरी जनता मनोरंजित हुई। जिस नेताओं ने आज तक कभी एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखा, अलग अलग पार्टी में रहकर हर वक्त एक दूसरे के खिलाफ रहे, वो आज एक ही पार्टी में आकर गले लग रहे हैं, एक दूसरे का गुणगान गा रहे हैं, एक दूसरे का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। टिकट ना मिलने पर इस पार्टी से उस पार्टी में छलांगे लगाई गई। और तो और कुछ नेता लोगों ने तो सिर्फ टिकट ही मिलने पर ऐसा जश्न मनाया जैसे कि चुनाव ही जीत लिया हो। गांव के लोगों को पैसा देकर बस में भर भर कर लाया गया ताकि सभा में भीड़ लगे। रास्तों के गड्ढे भरे गए, रास्ते नए किए गए। अब लोगों को ऐसा लगेगा कि चुनाव है इसलिए रास्ते हो रहे हैं, वोट के लिए थोड़ा बहुत विकास कर रहे हैं। पर इसके पीछे की राजनीति कुछ ऐसे है कि प्रचार के समय रास्तों पर चलते वक्त उनको कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये रास्ते किए गए। नेताओं ने तो मीडिया वालों को पूरी तरह खरीद लिया। गलत को सही और सही को गलत दिखाया गया। एक राक्षस इंसान को भगवान और भगवान को राक्षस दिखाया गया। कुछ शहरों में विधानसभा सदस्य के सीट के लिए बहन अपने भाई के खिलाफ लड़ रही है, भतीजा अपने चाचा के खिलाफ लड़ रहा है, और तो और एक जगह तो पत्नी अपने पति के खिलाफ लड़ रही है। टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, फोन कॉल्स और बैनर्स पे ये लोग करोड़ों रुपए खर्चा करके खुद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब इसमें लगने वाला सारा पैसा वही तो है जो इन लोगों ने हमसे पिछले 5 साल से लूटा है, टैक्स का पैसा। प्रचार करने को नेता लोगों ने गरीब लोगों को पैसा देकर खरीद लिया। लोग बेचारे कुछ 10,000 के लिए 15 दिन से दिन रात धूप और बारिश में उनके साथ प्रचार करने में लगे हुए हैं। अब उन मासूमों को क्या ही पता कि एक बार चुनाव जीतने के बाद ये नेता लोग उनका काम क्या, नाम तक भूल जाएंगे। लाडली बहन योजना को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से लिया जा रहा है। एक पक्ष 1,500 दे रहा है तो दूसरे विपक्ष ने यह ऐलान किया कि हम लोग जीतने के बाद 3,000 रुपए देंगे। सारी बहनें खुश है, उनको लग रहा है कि सरकार हमें पैसा दे रही है, ये सरकार बहुत अच्छी है। पर उन मासूम बहनों को एक बात जाननी बहुत जरूरी है कि उनके पति जो टैक्स का पैसा भरते हैं वही पैसा सरकार उन्हें लौटा रही है। यहाँ ये लोग अभी आपको 1,500 रुपए देंगे और एक बार चुनाव जीतने के बाद ये महंगाई बढ़ा देंगे, तो इसका क्या ही फायदा हुआ। इस बार सरकार ने सारी योजनाएं महिला वर्ग के नाम कर दी है। महिलाओं को सरकारी बस में 50% की छूट दी गई। इसके बदले 25% महिला और 25% पुरुष वर्ग को छूट क्यों नहीं दी गई। लाडली बहन योजना के पैसे बहन को बिना काम किए हुए मिल रहे हैं, तो लाडले भाई को काम करने के बाद ही क्यों पैसे मिल रहे हैं। महिलाओं को मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है, इसके बदले पुरुष और महिलाओं को शिक्षा में 50% की छूट भी दी जा सकती थी, वो क्यों नहीं किया गया। इसके पीछे की राजनीति कुछ ऐसे है कि भारत में 70% महिला वर्ग को राजनीति का गहरा ज्ञान नहीं है और ऊपर से महिलाएं भावनिक होती है। इसी बात का फायदा उठाते हुए जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं सरकार सारी योजनाएं घोषित कर देती है ताकि ये सारी महिला वर्ग से सहानुभूति प्राप्त कर सके और आने वाले चुनाव में उनको ज्यादा मात्रा से वोट्स मिले। और अगर घर की महिला खुश तो सारा घर खुश। एक महिला अपने पति का मन परिवर्तन बड़े आसानी से कर सकती है। इस प्रकार पुरुष वर्ग को मदद किए बिना भी वो सरकार से खुश है क्योंकि उनकी माता, बहन और बीवी को सरकार ने थोड़े बहुत पैसे दिए। इस नीति और राजनीतिक चाल का उपयोग किया इस महाराष्ट्र सरकार ने, मतलब एक तीर में 2 निशान मार दिए। इससे ये साफ साफ नजर आ रहा है कि सरकार महिला और पुरुष वर्ग में कितना भेदभाव कर रही है। भारत के संविधान में जो समानता लिखी है उसका इस देश और राज्य में जरा सा भी पालन होते हुए नजर नहीं आ रहा है। लाडली बहन योजना की जगह अगर सुरक्षित बहन योजना होती तो कहीं ज्यादा बेहतर होता। महिलाओं पर जो लोग अत्याचार और बलात्कार करते हैं उन लोगों के लिए कानून अगर और कठोर कर कड़ी से कड़ी सजा घोषित करते तो ऐसा लगता कि देश का असली विकास हुआ है, क्योंकि देश का असली विकास महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान में है। इस बात का पक्का यकीन है कि सरकार की जो योजनाएं आई है चुनाव के ठीक 7-8 महीने पहले, चुनाव खत्म होते ही ठीक 2-3 महीने बाद उन योजनाओं का नामो निशान तक नहीं रहेगा। जनता में पैसा बांटने के लिए खुलेआम गाड़ियां भर भर के पैसा आ रहा था। एक गुप्त जानकारी के अनुसार शुरू के कुछ 5 दिनों में ही अलग अलग पक्ष के 25 गाड़ियां आई गई और पैसा बटा गया। वो तो सिर्फ दिखाने के लिए 1-2 गाड़ियां पकड़े जाने की खबरें छपी थी।
ताकि जनता को ये एहसास हो कि सब कुछ कानून से चल रहा है। भर सभा में कुछ नेता लोग विपक्ष नेता लोगों को गालियां दे रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं। जरा सोचिए इसका आने वाली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। क्या भारत के संविधान का इन जैसे लोग प्रतिनिधित्व करेंगे? ये बात किस हद तक उचित है, जरा सोचिए। ये सब तो होना ही था, लेकिन इससे भी शर्मनाक और दिल दहला देने वाली बात ये देखने को मिली कि नेता लोग पैसा देकर वोट खरीद रहे हैं। देश के 70% लोग अपना राइट टू वोट कुछ 2 या 3 हजार रुपयों के लिए बेच रहे हैं। ये सब कुछ देखते हुए मन में एक सवाल उठता है कि भारत देश में क्या सच में लोकतंत्र या डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज है भी या नहीं। क्योंकि यहाँ के लोग और सरकार दोनों पैसों के लालच में है, किसी को भी देश के विकास की पड़ी नहीं है। और जिन स्वतंत्र सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर्स ने इस देश को गुलामी से आज़ाद किया, उसी आज़ाद देश को ये लोग ऐसी हरकतें करके भ्रष्टाचार के कैद में कर रहे हैं। चुनाव के पहले पैसा लेने वाले लोग तो पैसा देने वाले नेताओं से भी ज्यादा बड़े गुनहगार हैं, और उनको ये बात बोलने का कोई हक नहीं कि नेता लोग भ्रष्टाचार करते हैं। असली भ्रष्टाचार की शुरुआत तो आपसे हुई जब आपने उस नेता से 2000 रुपए के लिए अपना राइट टू वोट बेचकर लोकतंत्र को नष्ट किया। भारत एक ऐसा देश बन चुका है जहां एक पार्टी हिंदुओं की है तो दूसरी पार्टी मुसलमानों की। संविधान इसलिए बनाया गया था ताकि देश सेक्युलर रहे, धर्म और जात में भेदभाव ना हो। पर जो नेता लोग इस संविधान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो ही धर्म और जात का इस्तेमाल करके देश में गंदी राजनीति चला रहे हैं। जो पक्ष धर्म का उपयोग करके देश में राजनीति चला रहा है, उसी पक्ष के कुछ नेता दूसरे धर्म के लोगों के साथ पाए गए और उनकी तस्वीरें अखबार, सोशल मीडिया में बड़ी वायरल हो रही है। इसका मतलब ये लोग बाहर कुछ और दिखा रहे हैं और अंदर कुछ और ही चल रहा है। इनकी वजह से आम इंसान धर्म को लेकर झगड़ रहा है और ये लोग आपस में गले मिल रहे हैं। और धर्म को लेकर अगर कुछ दंगे होते भी है तो इसका आम इंसान को ही नुकसान है। ये बड़े नेता लोग तो Z+ सिक्योरिटी में रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम पंत प्रधान ने तो धर्म को लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए, यानी कि सेक्युलर होना चाहिए। वो एक बड़ा व्यक्तिमत्व होता है जो भारत देश के संविधान का प्रतिनिधित्व करता है। PM साहब ने ये बात जरूर याद रखनी चाहिए कि वो इस देश के पंत प्रधान है, किसी धर्म के पंत प्रधान नहीं। प्रचार करते समय पक्ष और विपक्ष नेताओं की झगड़े हो रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी। जिस मालिक ने पक्ष और उसका चिन्ह 50 साल पहले स्थापित किया, उसका चिन्ह और उसके विधायक यानी MLA कोई और ही लेकर जा रहा है। पैसे देकर एक पक्ष दूसरे पक्ष के नेताओं को खरीद रहा है। चुनाव जीता किसी एक पक्ष में रहकर और जीतने के बाद वो नेता किसी और ही पक्ष में जा रहा है। सरकार से 1000 करोड़ का कोष यानी फंड्स मंजूर हो रहा है, पर अगर देखा जाए तो कहीं 50 करोड़ का भी विकास नजर नहीं आ रहा। जो पक्ष सरकार चला रही है वो पक्ष खुलेआम धमकियां दे रही है दूसरे पक्ष के नेताओं को कि या तो तुम हमारे पक्ष में आओ, नहीं तो तुम पर ईडी लगाई जाएगी। और वो नेता डर के मारे अपना खुद का पक्ष छोड़कर सरकार के पक्ष में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि उनके भी मन में एक डर है कि इतने सालों से जो लूटा हुआ धन है वो कहीं वो खो ना बैठे। क्या इसका मतलब ये होता है कि सरकार के पक्ष में आओ और देश को जितना चाहे उतना लूटो, तुम पर ईडी नहीं लगाई जाएगी? ये नज़ारे देखते हुए एक बात तो निश्चित लग रही है कि अपना देश लोकशाही से लेकर हुकुमशाही की ओर बढ़ रहा है। काश इलेक्शन कमीशन राजनीति के नियमों में थोड़े बदलाव लाता, जैसे कि जिसने पक्ष स्थापित किया उसका चिन्ह कोई और नहीं ले जा सकता। जो नेता जिस पक्ष में रहकर चुनाव जीता है वो नेता अगले 5 साल के लिए अपना पक्ष बदल नहीं सकता, क्योंकि जनता ने तो उस नेता को उसके पक्ष के नाम और आधार पर जिताया होता है। जो सरकार की निधि मंजूर होती है उनका हिस्सा पूरी जनता के सामने जाहिर हो और कहाँ कहाँ विकास किया गया है वो भी प्रदर्शित हो। सरकारी नौकर को जैसे रिश्वत लेने पर विलंबित यानी सस्पेंड किया जाता है, ठीक वैसे ही नियम इन राजनीतिक नेताओं पर लगाए जाए, नहीं तो एक दिन ये लोग ये देश बेचेंगे, नहीं तो लूट के चले जाएंगे। सच बात तो ये है कि राजनीति के हाथ में कानून है, पर राजनीति के लिए कोई कानून बना नहीं है।
चुनाव के समय सिर्फ वोट्स के लिए अगर ये सरकार और राजनीतिक लोग बहन, किसान, भाई, बूढ़े लोगों को अगर ये टैक्स का पैसा मुफ्त में बांटते फिरेंगे तो लिख लो, इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा और इसमें गरीब और मध्य वर्गीय लोग मारे जाएंगे। मैंने ऐसा नेता आज तक नहीं देखा जो ऐसा बोला है कि चाहे वो जीते या हम, हमारा मकसद देश को सुधारना है। आज के राजनीतिक सदस्यों में आत्मसम्मान, निष्ठा, जनता के प्रति आदर, दिए हुए शब्द और वचन को निभाना, ऐसी कोई चीज बची ही नहीं है। इस देश में धर्म भेद, जाति भेद, लिंग भेद, भ्रष्टाचार, आतंक, शिक्षितों की बेरोजगारी, टैक्स के पैसों का गलत इस्तेमाल, हुक्मशाही, ये सब चीजें देखने को मिल रही है। बस इतनी ही आशा करता हूँ कि सुबह 7 बजे उठकर कहीं फिर से ये सुनने को ना मिले कि शपथ विधि तो सुबह 5 बजे ही हो गई। उम्मीद यही करता हूँ कि नई सरकार चलाने को कोई ऐसा पक्ष आए जो धर्म भेद ना करता हो, यानी कि सेक्युलर हो, जाति भेद ना करता हो, लिंग भेद ना करता हो, जो गरीबों को सम्मान और रोजगार प्राप्त करके दे, किसानों की मदद करे, जो इस राज्य के विकास और विद्यार्थियों के अच्छे भविष्य के लिए काम करे, जो इस राज्य के अर्थव्यवस्था, कानून और सुरक्षा को बढ़ाए, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो और सबसे महत्वपूर्ण, जो इस राज्य को अपना घर और जनता को अपना परिवार माने। ये लोकशाही और लोकतंत्र के हक की लड़ाई है। गुजारिश आपसे बस यही करता हूँ कि राजनीति पर चर्चा करते वक्त रिश्तों को मत बिगाड़िए। ऐसे हो सकता है कि आपके दोस्त, रिश्तेदार या परिवार के सदस्य किसी और पक्ष का समर्थन करते हो। राजनीति को लेकर आपस में झगड़ोगे तो अपनों को भी खो बैठोगे। और एक बात हमेशा याद रखना कि कठिन परिस्थिति में हमारे अपने ही काम आएंगे, नेता लोग नहीं। जय हिंद।